हेलो एवरीवन। आज हम 2024 नीट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, फिजिक्स वाला पार्ट, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरीके से हम ईयर वाइज जो भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं 2023, 22, 21 जो भी रहे होंगे, वहां पर नीट का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन पहला जो हमारे सामने है, यहाँ पर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉजिक सर्किट आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है वाई, है ना। इनपुट जो है वो है ए और बी, और आउटपुट कितना है, वाई है। तो आपको बताना है कि y का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये आपको जो है बताना है। देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप चेक करके देखते हो, अप्लाई करके देखते हो यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा। जो y इज इक्वल टू 1 है, पहले मैं ये आउटपुट यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो 0 इंटू जीरो प्लस जीरो बार मतलब 1, जीरो का उल्टा 1, बार का मतलब जो होता है ना, यहाँ पर ये उल्टा होता है, मतलब अपोजिट। जीरो का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस वाली आउटपुट को चेक करते हैं। 0 इंटू 1 प्लस 0 बार, यानी कि 0 का बार कितना हो जाएगा, 0 इंटू 1। देखिए, 0 इंटू 1 तो आ गया 1, और 0 का बार कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 भी 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पर ये आउटपुट कितना दिखाई दे रहा है, 0, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, पहले यही वाली आउटपुट चेक कर लेते हैं। ए तो हो गया 0 और बी हो गया 1, 1 का बार आ गया, और यहाँ 0 का बार आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इंटू 1 का उल्टा 0 प्लस 0 का उल्टा 1, यानी कि ये बनेगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो यहाँ पर देखिए, ये आउटपुट तो 0 है, यानी कि ये वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। y इज इक्वल टू बी बार, बी बार मतलब, अब इसको मैं 1 मिनट रफ कर दूं। अब आप यहाँ पर देखोगे, b कितना है 0, y कितना है 1, b हो गया 1, y हो गया 0, b हो गया 0, y हो गया 1, b हो गया 1, y हो गया 0। आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हो कि जो भी b बार है, यानी कि b का जो भी उल्टा है, वही आपका y के बराबर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर बार लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा कि बार का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। और ऑपोजिट जो है बाइनरी में सिर्फ मतलब, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, 0 और 1 होता है, तो 0 का अपोजिट 1 होता है और 1 का अपोजिट जो है 0 हुआ करता है। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में एक बुलेट कार्ट है, यानी कि एक सवारी है, उसका व्हील, व्हील जो है रोल कर रहा है। रोल मतलब चल रहा है, घूम रहा है ना। रोल समझते हो ना आप लोग, लेवल रोड पर, जैसा कि आपको फिगर में दिखा रखा है। इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v, अगर इसकी जो लीनियर स्पीड है वो v होगी, इन द डायरेक्शन शोन, इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है वो v है। अगर व्हील की स्पीड ये v कह रहे हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो कही जा रही है कि वो v स्पीड से जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। p एंड q आर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। p पॉइंट जो है हाईएस्ट पॉइंट है और q पॉइंट जो है लोवेस्ट पॉइंट है। आपको इन्हीं पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बताना है कि P पॉइंट स्लोअर होगा या Q स्लोअर होगा, मतलब किसकी स्पीड ज्यादा किसकी कम, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रिक समझ लीजिए इसको। अगर सेंटर ऑफ मास जो है v स्पीड से जा रहा है, तो जो भी P पॉइंट पर स्पीड होगी, P पॉइंट पर जो भी स्पीड होगी वो होगी v प्लस वी, यानी कि इसका जस्ट आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है, 2v आ जाएगा ये, ठीक है। क्यू पॉइंट पर जो भी स्पीड होगी वो कितनी होगी, क्यू पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये हो जाएगी v माइनस वी, जो आपको मिलता है 0। यानी कि p पॉइंट पर जो स्पीड है वो ज्यादा हो गई, क्यू पॉइंट पर जो स्पीड है वो कम हो गई। p पॉइंट फास्टर देन q, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, p पॉइंट जो है सेम डायरेक्शन में जाना चाहेगा जब ये रोल कर रहा होगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से ये रोल कर रहा है ना, डायरेक्शन भी दिखा रखी है, तो P पॉइंट आगे की डायरेक्शन में जा रहा होगा, सेम डायरेक्शन में, इसलिए आपने एडिशन करा है। लेकिन Q पॉइंट जो है घूमने की वजह से जो Q पॉइंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, इधर की साइड हो जाएगी, इसीलिए अपोजिट होगी। क्योंकि देखिए, ये डायरेक्शन इधर है, ये वाली डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा है, माइनस करा है, जिसकी वजह से 0 आंसर आया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका ब्रिज आपको पता है बैलेंस है, क्योंकि 2/2 1 होगा और इधर भी 2/2 1 हो जाएगा। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसे इग्नोर कर सकते हो, इस वाले पार्ट को ना इग्नोर कर सकते हो, ये जो मिड में आ रहा है आपका है ना। तो अगर आप इसे इग्नोर कर दोगे तो आप यहाँ पर अब देख पाओगे
आप यहाँ पर अब देख पाओगे कि भाई ये वाला जो कैपेसिटर है इसके साथ सीरीज में हो गया, यानी कि 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड। सीरीज वाला जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा 1 माइक्रोफैरड। हम जानते हैं कि अगर वैल्यू सेम हो, जैसे 2 और 2 है, तो इसका जो है सीरीज में आंसर कितना आ जाता है, जस्ट हाफ आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से इन दोनों का आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 1 माइक्रोफैरड हो गया ऊपर, 1 हो गया नीचे, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 माइक्रोफैरड जब ये पैरेलल में होंगे तो आपको पता है आप क्या करोगे, 1 + 1 कर दोगे, यानी कि 2 माइक्रोफैरड यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। याद रखिएगा कैपेसिटर वाला केस है, ये जो केस है ये कैपेसिटर वाला केस है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रेसिस्टर वाला केस नहीं है। कैपेसिटर के केस में सीरीज में आप जानते हो क्या करते हो, आर नहीं लिखना चाहिए मेरे को, कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखना चाहिए। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन करा जाता है सीरीज वाले केस में, और पैरेलल वाले केस में क्या करा जाता है, पैरेलल वाले केस में डायरेक्ट एडिशन करा जाता है C1 + C2। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूले लगा करके यहाँ पर 1 और यहाँ पर फाइनल आंसर मेरे पास 2 निकल करके आया है। आई होप आपको क्वेश्चन में जो फॉर्मूला और लॉजिक यूज करा गया है वो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारे लिए। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कि भाई 2t - 1 है। देखो जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको टाइम के टर्म्स में दिया जाता है, t के टर्म्स में दिया जाता है, आप लोग हमेशा याद रखना कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर एक फोर्स भी है, फोर्स कितनी दे रखी है, 5 न्यूटन की आपको फोर्स दे रखी है। आपसे कहा गया इंस्टेंटेनियस पावर बताइए। भाई इंस्टेंटेनियस पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, F.V पढ़ रखा है ना, और F.V अगर पढ़ लेंगे आप, फोर्स तो आपको पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चलेगी dx/dt करके। dx/dt करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 - 0 यानी कि 2। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब F.V अगर फॉर्मूला है तो फोर्स आपके पास कितनी है, 5, और वेलोसिटी आपके पास हो गई 2, यानी कि 5 दूनी 10। 10 जो है आपका 10 वॉट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज करने पड़े और हम अपने आंसर तक पहुंच गए। देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। अब पता नहीं आपको आसान लग रहे हैं या नहीं, बट है आसान ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नीट आप लोग जो है विदाउट गैप करे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। 12th के बाद, जस्ट 12th के बाद आप अच्छे नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो अपने नीट के एग्जाम में। पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट, 5th क्वेश्चन है ये हमारा। असर्शन कह रही है कि भाई एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो जो है इतना होगा। एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। मैं आपको बता दूं कि एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है KP/r², इतना ही हुआ करता है ना, इतना ही हुआ करता है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही आपके आंसर यहाँ पर सही रहेंगे। अब वो कैसे, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव इधर है डाइपोल का। अब आपका जो P पॉइंट है जिस पर आपको पोटेंशियल पता करना है, अगर वो पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो आपका जो वोल्टेज का आंसर है, पोटेंशियल का आंसर है, वो आएगा पॉजिटिव। अगर जो आपका P पॉइंट है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ लाई कर रहा है, तब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका जो वोल्टेज आएगा वो आएगा नेगेटिव। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर आपको दे रखे हैं, है ना। अच्छा, इन्होंने क्या कह रखा है कि भाई डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है। तो हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। V = K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ और P की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁶। R की जो वैल्यू है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 9 × 10⁻3। तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, मैंने आपको बता दिया, यानी कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब असर्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक दिया गया है। रीजन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए रीजन में इन्होंने ये कह रखा है कि V = भाई इतने पार्ट को तो आप क्या कह सकते हो, 1/4πε0 को आप कह सकते हो कि, और यहाँ पर इन्होंने P के साथ में एक 2 और लगा रखा है। तो भाई ये जो 2 लगा रखा है ना इन्होंने के एक P के साथ में, यही बस गलत है, ये नहीं हो सकता फॉर्मूला जो करेक्ट होगा वो ये वाला होगा जो हम ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, यानी कि रीजन ये यहाँ पर गलत होगा, असर्शन सही है, रीजन गलत, यानी कि 3rd ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखिए आंसर तो पता करने को हम एकदम पता कर सकते हैं, बट जब तक आप लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक समझ में नहीं आएगा, आपका कोई फायदा ही नहीं होगा देखने का। रटने से देखो कुछ नहीं होता। फिजिक्स में वही जो है चैंपियन कहलाता है जिसको लॉजिक समझ में आ जाए।
तो देखिए 6th क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों का मास भी सेम है और इन इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है वन डायमेंशन में। देखो ये नोट करने वाली बात है कि वन डायमेंशन में कोलाइजन हो रहा है और इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कौन सा होता था, याद होगा आपको, जिसमें लॉस एनर्जी का हुआ करता है, लॉस होता है एनर्जी का, लेकिन टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 और बी जो है रेस्ट पर है कोलाइजन से पहले। वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलाइजन इज v2। v2 जो है भाई कोलाइजन की कोलाइजन के बाद वेलोसिटी जो है सिस्टम की, मतलब पूरा ही सिस्टम जो है v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये आपको रेशियो बताना है कि ये रेशियो होगा कितना। तो देखिए आप लोग जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मास तो होता ही है ना, तो m1 यहाँ पर और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v1 प्लस m2, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे वाले की कितनी थी भाई 0, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और ये कितना हो जाएगा, पूरा सिस्टम v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हो मास जो है सेम है, तो आप इधर से मास कॉमन लोगे, इधर से मास कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा v1, ये तो 0 हो गया इतना पार्ट, इज इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा 2v2। तो आप यहाँ पर v1 अपॉन v2 निकालते हो तो ये बन जाएगा 2:1। 2:1 का मतलब है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में ये जो हमने लॉजिक यूज किया यहाँ पर 6 क्वेश्चन में, ये हमने यूज किया है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम रहा करता है चाहे वो कोई भी कोलाइजन हो, इलास्टिक हो कि इन इलास्टिक हो। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। 6 क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको जो है एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे रखी है, एक नीडल भी है जो 20 ऑसिलेशंस कर रही है। ठीक है, 20 ऑसिलेशंस कर रही है। मैं आपको बता दूं एक ऑसिलेशन में 2 पाई रेडियन जो है कवर करती है। कोई भी चीज अगर घूम रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो एक ऑसिलेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, यानी कि यहाँ पर 20 इंटू 2 पाई यानी कि 40 पाई रेडियन एंगल जो है कवर किया जा रहा है। कितने टाइम में, 5 सेकंड के अंदर। तो असल में यहाँ पर ये क्या कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये कितना है 40 पाई अपॉन 5 आ जाएगा, 5 8 40 यानी कि 8 पाई। और ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आपको पता होगा ओमेगा हुआ करता है, जिसकी यूनिट यहाँ पर हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अभी देखते हैं आगे क्या यहाँ पर फाइंड करना है। मूवमेंट ऑफ, यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा। अब देखो आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला हुआ करता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ये फॉर्मूला हुआ करता है, कहाँ पढ़ा है आपने, क्लास 11th में आपने जो है ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो स्क्वायरिंग करोगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा आई अपॉन एम बी आ जाएगा। स्क्वायरिंग हमने करी क्यों, क्योंकि हमें जो है x फाइंड करना है और x की वैल्यू m के अंदर है, m अंडर रूट में था, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई बी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टी क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड अपने को पता नहीं, तो टाइम पीरियड भी फाइंड करना पड़ेगा। ओमेगा बराबर होता है देखो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना। तो 8 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी हो जाएगा 1/4। कैपिटल टी यहाँ पर आ गया 1/4, इसकी वैल्यू भी और बाकी चीजों की वैल्यू हमको सारी दे रखी है। अब हमें सीधे वैल्यू पुट करके आंसर अपना फाइंड करना है। 4 पाई स्क्वायर इंटू आई की वैल्यू अपने को दे रखी है 9.8 10⁻⁻6 हो जाएगा। उसके बाद बी मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 0.049 और टी की वैल्यू जो है 1/4 थी, तो मैं 4 को ऊपर ले गया, स्क्वायर के साथ ही ले गया, 16 मैंने कर दिया यहाँ पर। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बस सॉल्व करना है। 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 14 टाइम जाएगा और यहाँ पर जाएगा 7 टाइम जाएगा। उसके बाद मैं इस पूरे से कैंसिल कर देता हूँ, ये जाएगा 2 बार और 2 जीरो भी आ जाएंगे पॉइंट की वजह से। तो ये अपना आंसर यहाँ पर बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 16 2 32 3200 और 10⁻⁻6 पावर आ रही है। अब आप यहाँ पर चेक करोगे तो जो m आपको गिवन था उसमें पावर थी -5, तो आप अपने इस आंसर को -5 पावर के अंदर जो है कन्वर्ट कर लो। वो आप कर सकते हो, एक जीरो कम करके ये आ गया आंसर। तो अब आप इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस पाई स्क्वायर है, 4 2 8 4 3 12 1280 पाई स्क्वायर, इतना आंसर बच जाएगा। पावर -5 का हमको कुछ करना नहीं, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ भी है पावर और x की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, ये चीज दिख रही है। अब ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये है आपके पास 4th ऑप्शन। तो इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी क्वेश्चन के अंदर। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई आप पढ़िए और आंसर दे दीजिए, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपका टाइम कंज्यूम कराना चाहेंगे। तो वही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आप कोई क्वेश्चन कितना जल्दी कर पा रहे हो और कितना देर से। ठीक है, वहीं पर आप जो है दूसरे बच्चे से आगे भी हो सकते हो और पीछे भी रह सकते हो। अनपोलराइज्ड लाइट है,
ठीक है, स्ट्राइक करती है वो एक ग्लास सरफेस को ब्रिस्टर एंगल पर। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जब कोई भी लाइट है वो फॉल कर रही है और ब्रिस्टर एंगल पर जो है वो इंसिडेंट हो रही है, तो याद रखिए वहां पर लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी हो रही होगी। खासियत क्या होगी, ये वाली जो लाइट होगी, ये वाली जो लाइट होगी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट होगी पोलराइज्ड, और ये होगी रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ये होगी पार्शियली पोलराइज्ड। तो देखते हैं यहाँ पर, refracted light will be completely polarized नहीं, both reflected and refracted light will be completely polarized नहीं, reflected light will be completely polarized and refracted light will be partially polarized। बिल्कुल सही कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन के अंदर। जो रिफ्लेक्ट हुई है वो completely polarized हुआ करती है लाइट, जबकि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रहती है वो partially polarized रहा करती है। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से और ऐसे भी वेक्टर्स मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इस प्रकार। और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट में कैसे वेक्टर्स मिलते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में आपको वेक्टर्स मिलते हैं, यहाँ दो डायरेक्शन में आपको वेक्टर्स मिल रहे हैं। इसी चीज को हम बेस बना रहे हैं पोलराइज लाइट और पार्शियली पोलराइज लाइट होने का। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर तीन डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं, एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन ये हो गई और तीसरी डायरेक्शन ये हो गई। इस तरीके से ये क्या है भाई, अनपोलराइज्ड लाइट है। ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। यहाँ तीन ही नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारी होती है ना, तीन ही नहीं होती, यहाँ पर मल्टीपल होती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक डायरेक्शन में होगी जो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, और जो पार्शियली पोलराइज्ड है वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन इससे कम होंगी डायरेक्शन, अनपोलराइज से कम होंगी। यहाँ पर दो डायरेक्शन आपको मिल जाती है। 8th क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सोलर सेल के लिए पहला स्टेटमेंट है IV कैरेक्टरिस्टिक लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए भाई, सोलर सेल के लिए हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में कि इस तरीके का आपको IV कैरेक्टरिस्टिक मिलता है ना, और यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो सही बात है, बिल्कुल ए जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये तो खुद ही कह रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ए करेक्ट कहाँ है भाई, ए करेक्ट। पहले और तीसरे ऑप्शन में से एक आंसर आएगा। बी वाला आप स्टेटमेंट देखते हैं, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के अंदर जो करंट हम मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर में होती है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मेजॉरिटी इन्होंने लिख रखा है, इसलिए बी वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था जिनको आप सिर्फ पढ़ने के बाद में है आंसर कर सकते हैं। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपको 1/पाई लैम्डा स्क्वायर इसकी वेरिएशन यहाँ पर दिखा रखी है काइनेटिक एनर्जी के साथ में, ठीक है, जहां पर लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप फॉर्मूला जानते हो, h/√2m के माना करते थे हम, यहाँ पर E मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, लैम्डा स्क्वायर आपको दिख रहा है एक्सिस पर, तो लैम्डा स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए E का फॉर्मूला अगर आप बनाते हैं तो ये बनेगा h²/2m, और यहाँ पर आ जाएगा 1/लैम्डा स्क्वायर। जो क्वांटिटीज आपको ग्राफ के, मतलब ग्राफ जिन क्वांटिटीज के अक्रॉस ड्रॉ किया जा रहा है वो यही दोनों क्वांटिटीज तो हैं, एनर्जी और 1/लैम्डा स्क्वायर। अब ये आप देख रहे हो कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कोई दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ आता है इस तरीके का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन के बाद ये आ गया अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का EMF कितना दे रखा है आपको, 10 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। इसको आपने 4 ओम के एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से यहाँ कनेक्ट कर दिया। आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बैटरी के अक्रॉस कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V = आप जानते हो E-IR होता है ना। अगर आप यहाँ पर I फाइंड कर लो, I कैसे निकलेगा भाई, पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा, तो 4 और 1 5, ये दोनों किस तरीके से हो गए भाई, सीरीज में हो गए। तो I = कितना आ जाएगा, I = आ जाएगा E/R+R हो जाएगा। EMF यहाँ पर 10 है, एक्सटर्नल है 4, इंटरनल है 1, आंसर आया 2 एम्पियर आ जाएगा। बहुत आसान है। EMF हो गया 10, करंट हो गया 2 और इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया 1, 10 - 2 यानी कि आंसर आ गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का मतलब है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना आसान लॉजिक यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11th क्वेश्चन।